हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर CUET के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन से। लेट्स बिगिन। हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में दैट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, उनमें हमें सही सबसे जो स्टेटमेंट है, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू करेक्ट है, वो हमें चूज करना है। पहला हमें स्टेटमेंट दे रखा है दैट SN2 रिएक्शन इट प्रोसीड्स विद अ स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। अब हमने पढ़ा है SN2 रिएक्शंस में कि वॉल्डन इन्वर्जन होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि पीछे से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप गेट्स रिमूव्ड और हमारा कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाता है, तो दिस इज राइट। सेकेंड हमें जो स्टेटमेंट है वो दे रखी है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू एनांशियोमर्स is known as racemization. No, this is not the correct statement because racemic mixture के फॉर्म होने को हम racemization कहते हैं, ना कि किसी racemic mixture के enantiomer में कन्वर्ट होने को। तो formation of racemic mixture is called racemization, तो this is a wrong statement. Option C, statement C हमें कहती है a mixture containing 2 enantiomers in equal proportions is known as racemic mixture, which is absolutely correct कि 2 enantiomers का equal proportion में present होना is a racemic mixture. This is correct. Statement D says the stereoisomers related to each other as superimposable mirror images are called enantiomer. This is a wrong statement. अगर हम जल्दबाजी में स्टेटमेंट को देखें तो हो सकता है हम इसे सही मान लें, लेकिन यहाँ लिखा है stereoisomers related to each other as superimposable, ना कि non superimposable, which means it is a wrong statement because enantiomers जो हैं वो तो non superimposable mirror images होती हैं, तो this is a wrong statement. Statement E says the objects which are non superimposable on their mirror images are said to be chiral and this property is known as chirality, which is absolutely correct. तो अब हम देखेंगे ऑप्शन A, C एंड E किस में आ रहे हैं। ऑप्शन A, C एंड E आ रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर B में, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड इज। अब इसके लिए हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नियोपेंटाइल क्लोराइड यानी हमारे 5 कार्बन तो होंगे क्योंकि हमें यहाँ पेंटाइल दिख रहा है। अब नियोपेंटाइल ग्रुप दिखता है कुछ इस तरीके से। हमारा एक कार्बन होता है जो कि होता है टर्शरी कार्बन, उससे अटैच्ड होता है एक प्राइमरी कार्बन, जिससे फर्दर अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड क्लोरो लगा हुआ होगा, ब्रोमाइड होता तो यहीं पर ही ब्रोमाइड आ जाता है इस तरीके से, लेकिन हमसे पूछा है क्लोराइड। अब हम करेंगे इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमारा सबसे प्राइम मोटिव रहता है देखना कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जो हमारी बेस चेन का मेन नेम बनेगा। ठीक है, अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 तो भी लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं यहां से देखूं तो भी 3 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन हम इस चेन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा हैलोजन काउंट नहीं हो रहा है, हमें हैलोजन को लेके अपनी मेन चेन बनानी है, तो इसीलिए ये वाली चेन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी जो चेन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इट इज CH3 CH3 यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है इट इज ऑफ 3 कार्बन विच इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो ये है हमारी मेन चेन, यानी कि अगर मैं देखूं तो इट इज पहले पोजीशन पे है हमारे पास क्लोरो अटैच, तो इट इज क्लोरो। ठीक है, फिर है हमारे पास सेकेंड कार्बन पे 2,2 डाइमिथाइल, और जो लॉन्गेस्ट चेन है इट इज ऑफ 3 कार्बन, इट बिकम्स प्रोपेन। तो कुछ इस तरीके से मेरी चेन दिखेगी। ठीक है, तो इट इज 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये है करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1। इट इज 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है that the structure of the major monohalo product in the following reaction is।
अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी अ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें हमें ध्यान देने की बात यह है कि हम पहले ऑप्शंस ही देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है हमें? हमें एक ऑप्शन दे रखा है, अच्छा हमें यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ दे रखा है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है, और एक दे रखा है जो हमारे साइड चेन है उस पे प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और HCl डाल रखा है और हीट दे रखी है। तो हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे OH निकलेगा और Cl जुड़ जाएगा बिकॉज इट इज अ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए तो जितने भी ऑप्शंस हैं जिसमें देखो पहला जो हमारा क्लू है वो है मोनोहैलो प्रोडक्ट, तो जितने भी हमारे ऑप्शंस में मोनोहैलो, इसमें 2 बार क्लोरो जुड़ रहा है तो ये मोनोहैलो तो है ही नहीं, इसमें 2 क्लोरो जुड़ रहे हैं, इट इज अ डाइक्लोरो प्रोडक्ट, तो एक तो ऑप्शन कट आउट। एक ऑप्शन है जितने भी जिसमें हमारे 2 हैलोजेंस जुड़ रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट तो ऐसे ही रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में क्लोरो जो है वो डायरेक्ट रिंग पे अटैच हो रहा है। हमें पता है कि हमारे बेंजीन रिंग जो है वो देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हम जब हैलोजिनेशन करवाते हैं तो होता है हैलोजिनेशन हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ या तो क्लोरीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सम ल्यूइस बेस जैसे AlCl3, BF3, कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों ही हमने रिएजेंट्स इस रिएक्शन में यूज नहीं किए हैं, तो ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, तो जितने भी रिएक्शंस में पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं ड्यू टू बीइंग डाइहैलो, सेकेंड ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट रिंग पे हो रहा है, ये है ही नहीं एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तीसरे ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि जो साइड चेन पर हमारा जो एल्काइल चेन थी उस पे OH रिप्लेस होके Cl जुड़ गया है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में हमें अगेन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग। तो डी भी गलत है, तो आंसर इज सी कि जो हमारा मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ साइड चेन पे हैलोजिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम देखेंगे, हमसे पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब सेकेंड हमसे पूछा गया है, बोला गया है दैट इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, बट ये ऑप्शन तो गलत है। हमें पता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी हमारा मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा। एक हमने स्ट्रेट चेन कंसिडर किया था, याद करो, हमने एक लिया था स्ट्रेट चेन, फिर हमने लिया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और लास्टली हमने लिया था टर्शरी स्ट्रक्चर। ये था 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, जिसमें हमने मैक्सिमम ब्रांचिंग ले रखी थी कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ ब्यूटेन कंसिडर की थी बेसिकली, तो यहाँ था हमारा कुछ इस तरीके से, ये CH2 अगर मैं देखूँ यहाँ पे CH2 CH3, और अगर यहाँ देखूँ तो CH3 OH। अगर मैं अल्कोहल्स में देखूँ तो इस ब्रांचिंग के कारण मेरा स्फेरिकल हो रहा है स्ट्रक्चर, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। स्टेटमेंट नंबर सी देखेंगे दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर लेसर इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ये बात गलत है बिकॉज हमारे जो अल्कोहल्स हैं दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमारे हेलो एल्केन्स नहीं एग्जिबिट करते हैं इतना प्रोमिनेंटली। अल्कोहल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेटली हेलो एल्केन्स से तो ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल निग्लेक्ट कर देंगे। स्टेटमेंट डी हमें कह रही है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। बिल्कुल सही, यही रीजन है कि हाइड्रोकार्बन्स से भी ज्यादा होता है उनका, ड्यू टू द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस OH ग्रुप के होने की वजह से। लास्ट हमें स्टेटमेंट दी गई है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ high boiling point of alcohols is mainly due to the presence of इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बात
सही ही है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाते हैं ए, डी एंड ई। तो ए, डी एंड ई विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फर्दर। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एक बात तो है कि हमारे यहाँ पे कुछ दे रखी हैं हमें एलिफैटिक एल्कोहल्स, मतलब एल्कोहल्स दे रखी है, और कुछ दे रखे हैं फिनॉल्स। अब एक बात देखने की है कि हम अगर एलिफैटिक कंपाउंड देखें तो एलिफैटिक कंपाउंड्स आर मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर्ड टू जो है हमारा यहाँ पे, अगर प्रोपेनवनॉल की बात करें और फिनॉल की बात देखें तो यहाँ हमारा, अगर मैं फिनॉल कंसिडर कर रही हूँ तो फिनॉल जो है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, हमें पता है इट इज वेरी मच रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो तो ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू एल्काइल अल्कोहल्स, या जिसे सिंपली मैं अल्कोहल बोलूंगी। तो फिनॉल्स तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ए जो है वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ए को तो सबसे लास्ट में पुट कर दिया जाता है। अब कंसिडर करेंगे इन सारे फिनोलिक एंटिटीज को। अब फिनोलिक का मुझे पता है कंपाउंड्स का कि जिन फिनोलिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, वो होते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड्स। और यदि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो कर देते हैं इसे डिस्टेबलाइज, और वो कर देते हैं इसको, बना देते हैं वीक एसिड। तो ये बन जाएगा इस तरीके से अ वीक एसिड। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जिसमें भी प्रेजेंट है, ए तो सबसे लास्ट में हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब विदड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, और अब एक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और एक है जिसमें 1 है, तो हम उस वाले को प्रेफरेबली ऊपर पुट करेंगे जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। तो सी तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सी से कम हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब बचे फिनॉल और 4-मिथाइल फिनॉल। अब फिनॉल जो है वो तो सिंपल हमारी मॉइटी वो तो ऐसे ही रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे कम तो इफ आई एम टॉकिंग तो हमारी नॉर्मल अल्कोहल की होगी। बाकी बचे फिनॉल्स में वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है। तो सी में 2 है इसलिए सबसे ज्यादा, बी में 1 है तो उससे कम, फिर आएगी नॉर्मल फिनॉल और वो वाली फिनॉल जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ए, ई, डी, बी, सी ये है ऑप्शन डी में। तो ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे मूव करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब हमारा जो सबस्ट्रेट है जिसपे हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 डाला है उसमें एक कीटोनिक ग्रुप है और एक साइड ये एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, और हमें पता है कि हमारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम है, अगर हम NaBH4 डालते हैं कीटोन्स पे तो वो रिड्यूस करके बना देता है 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो कुछ इस तरीके से अल्कोहल्स बन जाते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि NaBH4 इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इस एस्टर ग्रुप को टच भी नहीं करेगा, यानी वो इसे रिड्यूस भी नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हमारा जिस ऑप्शन में सिर्फ कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो रखा होगा दैट बिकम्स आवर आंसर। तो हम देखेंगे हमें ऑप्शन नंबर 1 में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है जिसमें हमारा जो एस्टर ग्रुप है वो एज इट इज है और हमारा कीटोनिक ग्रुप 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब हमें दे रखा है ये ईथर, और ईथर पे हमने डाल रखा है HBr, हमने ये एसिड डाल रखा है HBr, ठीक है। अब हमें पता है कि HBr या हम ऐसे ही HCl डालें तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये हो जाता है क्लीव बॉन्ड। अब यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का CO बॉन्ड का हो जाता है क्लीवेज, हमें ये पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर हम देखेंगे क्या ये इस तरफ से ब्रेक होगा, यानी ये ऐसे बनेगा,
C2H5Br, या ये इस तरीके से बनेगा। अब इसमें हमें चूज करना है, क्योंकि ब्रेक तो CO बॉन्ड होना है। अब वो यहां से ब्रेक होगा या वो यहां से ब्रेक होगा, हम ये देखेंगे। अब हमें पता है सिंस फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे अगर बनेगा, ये H+ है, ये O- है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस हेलोअरीन यहाँ पे बनेगा फिनॉल वाला। तो वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, जिसमें पहला हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो है फिनॉल और दूसरा बन जाएगा हमारा ये हेलोएल्केन। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है that amino acid in the Zwitter ionic form shows। अब हमें पता है कि अमीनो एसिड जो है in its Zwitter ionic form it looks something like this, कि हमारे Zwitter ionic form में फॉर इंस्टेंस मान लो ये हमारा अमीनो एसिड है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस मोइटी में हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। दैट मीन्स इट इज केपेबल ऑफ बिहेविंग एज अ नेगेटिव एज एन एसिड एंड एज अ बेस। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एम्फोटेरिक इन नेचर। तो बेसिकली हमारे अमीनो एसिड्स इन Zwitter ionic forms आर एम्फोटेरिक। Capable of behaving as a base and as an acid as well. Next question देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें नेम्स दे रखे हैं और हमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमें सिर्फ नेम्स देख के बताना है स्ट्रक्चर क्या है। पहला हमें दे रखा है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब हो गया कीटोन है। तो ऑप्शन 1 और 4 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज ये एसिड दिख रहा है और ये दिख रहा है मुझे एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे, तो ये तो एसिटोफिनोन होगा नहीं। और ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंजोफिनोन भी दे रखा है और एसिटोफिनोन भी है। अब एसिटोफिनोन की बात करी जाए तो हमारे पास ये कीटोन जो है एसिटो, यानी कि हमारे पास एक तो ये एसिटो ग्रुप होगा जिसे हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और दूसरा हमारा जो है ऑप्शन दे रखा है वो है बेंजोफिनोन। और बेंजोफिनोन यानी इस एसिटो ग्रुप की जगह हमारे पास ये फिनाइल रिंग होगी, तो ये तो हो गया बेंजोफिनोन। तो 1 के साथ तो हमारा मैच हो जाएगा एसिटोफिनोन विच इज नंबर 2। फिर हमारा बेंजोफिनोन जो है इट मैचेस विद स्ट्रक्चर नंबर 3। तो 4 के साथ 3, 1 के साथ 2। बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड सिर्फ ये है तो सेकंड के साथ आ जाएगा 1, और बेंजोइक एसिड एसिडिक ग्रुप जो है वो सिर्फ हमारा 4th ऑप्शन में आ रहा है, तो इट बिकम्स बेंजोइक एसिड इज ऑप्शन नंबर 4। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें हमारा 1, 2, 2, 1 और 4 के साथ 3 है। 1, 2, तो हमारे ऑप्शन में 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 और 3 के साथ 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा ये है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which is a simple chemical test that is used to distinguish between ethanol and propanol। अब देखिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं। इथेनॉल होता है कुछ इस तरीके से, हमारा 2 कार्बन का ये एक सिंपल एल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉल होता है हमारा 3 कार्बन का, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। अब हम देखेंगे कि इसमें टेस्ट्स के नाम क्या क्या दे रखे हैं। एक दे रखा है आइडोफॉर्म, चलो ठीक है। एक दे रखा है टॉलेंस, फेहलिंग्स और लूकस। लूकस टेस्ट तो होता नहीं है एल्डिहाइड्स के लिए। टॉलेंस और फेहलिंग्स की बात करें तो ये दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड्स देते हैं और ये दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो ये तो वो टेस्ट हम सेपरेट आउट कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव देंगे। बच्चा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के लिए हमें पता है कि वो ये मिथाइल, ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है CH3COO ग्रुप, ये जो CO ग्रुप है इसकी डिस्टिंग्विशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो स्ट्रेट अवे आंसर जो है वो हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास जो बेसिक नेसेसिटी है कि हमारे पास अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल में तो हमारे पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो कहाँ ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टॉकिंग अबाउट बेंजल्डिहाइड, ये भी, इसमें भी अल्फा कार्बन नहीं है, लैक्स अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कैसे ही इस पे, यहाँ पे इस अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल की बात करें, 1,2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल की बात करें, कुछ इस तरीके से दिखता है। इनफैक्ट इस मॉइटी में भी अगर आप अल्फा पोजीशन पे देखो तो आपके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल भी गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे फिनाइल एसिटल्डिहाइड में, फिनाइल एसिटल्डिहाइड कुछ इस तरीके से दिखता है। फिनाइल एसिटल्डिहाइड यानी कि ये है आपका फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। इसमें मुझे दिख रहा है कि हमारे पास अल्फा कार्बन पर 2 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आंसर इज फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि among the following statements choose the correct answer। एनाल्जेसिक्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एनाल्जेसिक्स जो हैं वो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, इसीलिए दे डू नॉट कॉज एनी इम्पेयरमेंट या अबॉलिशमेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, या कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं कॉज करते। फिर हमसे पूछा गया है कि द ट्रैंक्विलाइजर्स आर न्यूरोलॉजिकल इनएक्टिव ड्रग्स। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज दे आर एक्टिव ड्रग्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मॉर्फिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। फिर पूछा गया ऑप्शन स्टेटमेंट डी में कि डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स व्हेयरएज एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Same substance can act as an antiseptic as well as a disinfectant by varying the concentration. This is also absolutely correct. तो आंसर करेक्ट हो जाएंगे A, D and E। तो ऑप्शन नंबर A में जो है A, D, E सही दे रखा है, तो दिस बिकम्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि out of the following artificial sweetening agents which one has the highest sweetness value in comparison to cane sugar। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि एलिटेम एक ऐसी शुगर है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, which is about 2000 times more sweet in comparison to cane sugar। तो आंसर है डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एलिटेम आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमसे पूछा गया है कि among the following polymers which one is a copolymer। अब कोपोलिमर का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीमर जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स से बना हुआ हो। पॉलीप्रोपीन की बात करें तो इट इज अ सिंपल पॉलीमर ऑफ प्रोपीन, तो वो हमारा सिंपली प्रोपीन से मिलके बना है। पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ सिंपल स्टाइरीन का पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की बात करूं तो इट इज अ सिंपल पॉलीमर ऑफ, हाँ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इट इज सिंपली ए मोनोमर, इसका जो है वो है कुछ इस तरीके से, ये विनाइल क्लोराइड जो है हमारा। और लास्ट में अगर ग्लिप्टल की बात करें तो ग्लिप्टल जो है वो 2 टाइप के मोनोमर्स से बना है, एक है आपका थैलिक एसिड और एक है आपका ये डायोल। ये इथाइलिन
ग्लाइकॉल से। तो ये आपके इसके दो अलग अलग मोनोमर्स के जुड़ने की वजह से ये कोपॉलीमर बना है, तो इस वजह से ग्लिप्टल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें दो मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो इनमें से अगर देखें ग्लूकोज तो खुद एक मोनोसैकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज ही है जो डाइसैकेराइड है जो हमें दो ग्लूकोज की यूनिट्स देता है, और स्टार्च ऐसा है जो खुद एक बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ आपका पॉलीसैकेराइड है। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट द रिएक्शन ऑफ अमीन्स, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है हमें पहले, द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शोज दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, हमें पता है दैट अमीन्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट्स। Amines have an unshared pair of electrons on nitrogen due to which they behave as Lewis acid. बिल्कुल correct. Basicity of amines is related to their structure and the basic character of an amine depends on the ease of formation of cation by accepting a proton from the acid. बिल्कुल correct. Now the more stable the cation is relative to the amine, more basic is the amine. तो हमसे उसने पूछा है, जो basic question है, ये तो सिर्फ एक passage है, amine related उसने एक passage दे रखा है। Question हमसे पूछा है that the structure of ammonium salt when ethylene amine reacts with 1 mole of HCl is। अब इथाइलिन अमीन की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इथाइलिन अमीन का CH3 CH2 NH2। यदि ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है CH3 CH2 NH3 प्लस Cl माइनस। तो देख लो सॉल्ट कैसे है, सॉल्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से C2H5 NH3 प्लस Cl माइनस। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें देखोगे तो ये हमारा गलत है आंसर, ये भी, क्योंकि इसमें हमारे मल्टीपल वो बनते जा रहे हैं, एक ही मोल से रिएक्ट किया HCl के, तो ऑप्शन 1 ही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन सेम ही पैसेज दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग अमीन्स व्हिच वन इज द मोस्ट बेसिक इन द एक्वस मीडिया। अब हमें पता है कि गैशियस फेज या गैशियस मीडिया और एक्वस मीडिया में या एक्वस सोल्यूशन में अलग अलग ऑर्डर आता है। अगर मैं गैस फेज की बात करूं तो गैस फेज में तो आंसर रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और आपका अमोनिया सबसे वीक हो जाएगा। और यही मैं एक्वस फेज की बात करूं तो एक्वस फेज में हमारा सेकेंडरी यूजुअली सबसे हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ही रहता है, फिर वेरी करता है कि अगर हमारा मिथाइल है तो हमारा प्राइमरी पहले आ जाता है, फिर टर्शरी आ जाता है, फिर अमोनिया तो सबसे कम रहता ही है। और अगर इथाइल है तो इथाइल के केस में हमारा ये ऑर्डर उल्टा हो गया, 3 पहले आता है, फिर 1 आएगा, फिर आएगा आपका 1 3 एंड लास्टली अमोनिया। ये अगर इथाइल का केस कंसिडर कर रही हूँ, इथाइल अमीन है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमसे पूछा गया अमंग्स द फॉलोइंग अमीन्स द मोस्ट बेसिक। अब इनमें से सबसे बेसिक देख लो, अमोनिया तो नहीं है, इथाइल अमीन दे रखी है, एक प्राइमरी, एक दे रखी सेकेंडरी और एक दे रखी है टर्शरी। तो हमें पता है कि इथाइल अमीन में सेकेंडरी जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी, तो आंसर रहेगा ये थर्ड ऑप्शन विच इज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन पैसेज सेम ही है हमारे पास और हमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैस फेजेस। गैस फेज में अब हमें पता है द करेक्ट ऑर्डर इज 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन 2 इज लेस एंड 1 इज द लीस्ट स्ट्रॉन्ग। तो अब हम अगर बात करें जाए तो लीस्ट हमारा जो रहेगा या जो हमारा सबसे वीकेस्ट है वो है 1 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है अगेन सेम ही पैसेज देके कि which of the following amongst the following has the highest pKb value। अब highest pKb value है, अब हमें पता है kb और pKb के बीच में, kb और pKb का है इनवर्स रिलेशन। kb जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर pKb जितना कम है उतना ही वो बेसिक होगा।
क्योंकि इनवर्स रिलेशन फॉलो करते हैं। तो अगर मुझसे पूछा है हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, इसका मतलब इट हैज टू बी द वीकेस्ट बेस। अगर सबसे ज्यादा जिसकी पीकेबी वैल्यू होगी उतना ही उसका कम बेसिक कैरेक्टर होगा। तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर अगर हम इसमें देखें तो हमें एक दे रखी है इथाइलअमीन, एक दे रखा है एक दे रखा है ये सेकेंडरी इथाइलअमीन, ठीक है, डाइथाइलअमीन दे रखी है, एक प्राइमरी है, फिर बाकी तो दे रखे हैं हमें फिनाइल वाले। अब अगर फिनाइल वालों में देखूं तो इसमें एनालीन का सबसे कम आना चाहिए। द रीजन बीइंग क्योंकि इसमें हमारा इन जनरल एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक वंस, क्योंकि हमें पता है एनालीनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इज लेस, उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कम बनते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये NH-CH3 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे वीक जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा एनालीन। तो एनालीन बिकम्स द वीकेस्ट, यानी सबसे हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू जो होगी वो एनालीन की ही होगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट बिकम्स स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू एनालीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम ही पैसेज दे रखा है और हमसे पूछ रखा है कि द रिएक्शन ऑफ अमीन्स amongst the following which one has the highest Kb value। अब हमें Kb value जिसकी highest है that means it is the most strong base। तो out of all of them एक हमें प्राइमरी इथाइलअमीन दे रखी है, एक अगेन हमें दे रखी है ये एरोमेटिक अमीन, फिर हमें सेकेंडरी दे रखी है इथाइलअमीन और एक हमें दे रखी है मीथेन अमीन। तो आउट ऑफ देम एरोमेटिक तो कम ही होगा। अब टॉकिंग अबाउट मीथेन अमीन और इथाइल वालों में तो मीथेन वाला कम होगा। आउट ऑफ डाई इथाइलअमीन एंड सिंपल इथाइलअमीन मुझे पता है 2 डिग्री वाला स्ट्रॉन्ग होता है। तो आंसर जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा ये। तो इट हैज द हाईएस्ट केबी वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। So that's all for the questions from organic chemistry PYQs in CUET.